सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के स्पेक्ट्रम देखा था, पावर कैलकुलेशन की थी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझना कि देखो नैरो बैंड एफएम को अगर हम एएम से कंपेयर करें, दैट डजंट मीन कि ये एमबी एफएम कहीं भी एएम की तरह कुछ काम करता है। ठीक है, दोनों की वर्किंग एकदम डिफरेंस है। ठीक है। दोनों का अगर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी की बात करते हो तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी केवल और केवल मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे डिपेंड करेगी, यानी बीटा या म्यू पे। ठीक है। तो जिस बीटा म्यू की जो वैल्यू होगी उसी के हिसाब से ट्रांसमिशन एफिशिएंसी होगी। हाँ, यहाँ पर भी जो तुम्हारे इंफॉर्मेशन होगी वो तुम्हारी साइड बैंड्स में ही अकर करेगी। ठीक, जैसे वहां पे साइड बैंड्स में अकर करती थी, वैसे ही यहाँ पर भी अकर करेगी। बट यहाँ पे करियर सेपरेशन या इस टाइप का कुछ भी, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने एएम में करियर को सप्रेस किया था, फिर साइड बैंड को, एक साइड बैंड को सप्रेस किया था, ऐसी कोई भी चीजें यहाँ पे एनबीएफएम में नहीं होती। रीजन कि हमें एनबीएफएम के बाद, मतलब एनबीएफएम से जो अपग्रेडेड वर्जन था वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो वो हमें मिल रहा था, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो रही थी, तो हमें ये सारी चीजें सेपरेशन वगैरह करने की या पावर को रिड्यूस करने की नीड पड़ ही नहीं रही थी, इसलिए हमने ऐसी कोई भी चीज नहीं की। आफ्टर नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के पहला पॉइंट तो हमें यही याद रखना है कि भाई यहाँ पे बीटा की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 1। वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हमें क्या याद रखना है? बीटा की वैल्यू हम 1 लेते हैं। एंड सेकेंड, ठीक, जैसे वहां पे हमने देखा था कि कितने दो साइड बैंड, एक अपर साइड बैंड एक लोअर साइड बैंड मिला था।
है ना, या ये कहें कि सिंगल फ्रीक्वेंसी का साइड बैंड मिला था, जिसमें एक अपर साइड बैंड था, एक लोअर साइड बैंड था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ वहां पे जैसे हायर ऑर्डर की फ्रीक्वेंसीज को सप्रेस कर दिया गया था अप्रोक्सीमेशन को लेके, यहाँ पे हायर ऑर्डर की फ्रीक्वेंसीज अकर करेंगी। हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे। और इस हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी के एग्जिस्टेंस की वजह से, जैसे वहां पे हमने देखा था कि हमारी जो बैंडविड्थ है, ठीक, वहां पे हमने देखा था कि बैंडविड्थ हमारी अप्रोक्सीमेट 2 FM के बराबर है। अप्रोक्सीमेट जो बैंडविड्थ हमारे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में नीडेड थी, उसी के बराबर है। बट अगर हम बात करें वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो थियोरेटिकली बैंडविड्थ जो होगी WFM की, वो कैसी कितनी होगी? इनफाइनाइट। थियोरेटिकली WBFM की बैंडविड्थ जो होगी वो इनफाइनाइट होगी। लेकिन सोच के देखो कि भाई एज एन इंजीनियर हमारा काम क्या था कि एक सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचाना। अब वो सिग्नल सफिशिएंटली प्रॉपरली पहुंच जाए, नॉइज की प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हमने वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन उसका किया। अब वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करने के बाद अगर उसकी जो बैंडविड्थ है वो इनफाइनाइट हो रही है, तो सोचो एक ही सिग्नल को क्या पूरे चैनल पे सेंड करोगे? इवन वो भी हमारे लिए कम पड़ेगी, क्योंकि इनफाइनाइट मतलब कोई लिमिट ही नहीं है ना बैंडविड्थ की। तो ये जो इनफाइनाइट वाली कहानी थी, ये थियोरेटिकली थी। बट प्रैक्टिकली आगे जाके हमने एक कार्सन रूल पढ़ना है। ठीक, वो कार्सन रूल बताएगा कि भाई कि जो यहाँ पे हायर ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, इसमें कितने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कंसीडर करो और बाकी कितनों को छोड़ दो। ठीक, और जब हम वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट लेंगे जो कार्सन रूल में फिट आ रहे हैं, उसके हिसाब से फिर जब हम बैंडविड्थ फाइंड आउट करेंगे, तो उसको हम कार्सन बैंडविड्थ या प्रैक्टिकल बैंडविड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलेंगे। ठीक, इन जनरल जब भी तुम्हें बैंडविड्थ फाइंड आउट करने को दिया जाएगा क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल में, ठीक, तो कार्सन रूल से जो भी फॉर्मूला भी आगे हम पढ़ेंगे, हमको उसी फॉर्मूले को यूज करके ही बैंडविड्थ हर बार निकालनी है। अगर तुमसे डायरेक्टली ये पूछा गया कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो रहा है, ये डेटा दिया हुआ है और तुम्हें बैंडविड्थ फाइंड आउट करना, जब स्पेसिफाई करके नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोला जाए, तब तुम बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 FM कैलकुलेट करोगे या अप्रोक्सीमेट 2 FM कैलकुलेट करोगे। अदरवाइज जहां पे भी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात होगी, मतलब वहां पे WBFM की बात हो रही है, और वहां पे प्रैक्टिकल बैंडविड्थ जो कार्सन रूल से भी निकल के आएगी, उसको ही तुम कंसीडर करोगे। ठीक, अब WBFM यानी वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की अगर हम इक्वेशंस की बात करें, तो उसकी जो जनरल इक्वेशन हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसकी अगर हम बात करें, ठीक, तो उस तक पहुंचने से पहले हमें एक और पॉइंट इसका देखना है। वो क्या है कि अभी जब WBFM की इक्वेशन निकालेंगे, तो उसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक फंक्शन, एक मैथमेटिकल फंक्शन की नीड होती है, जिसको हम बोलते हैं बेसल फंक्शन। जिसको हम बोलते हैं बेसल फंक्शन, और ये डिफाइंड होता है Jn ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई e टू द पावर j x साइन थीटा माइनस n थीटा। अब ध्यान से देखो, बेसल फंक्शन को जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें n यहाँ पे आ रहा है ये, और ये जो x है वो ये है। बाकी जितने हैं वो डमी वेरिएबल्स हैं। जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो कौन कौन से हैं, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन कौन से हैं? n
और दूसरा x, मतलब n और x अगर चेंज होंगे तो बेसल फंक्शन चेंज हो जाएगा। n और x की वैल्यू अगर चेंज होगी तो बेसल फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो WBFM को समझने के लिए फर्स्ट थिंग जो हमें याद रखनी है वो बेसल फंक्शन का ये फॉर्मूला है कि भाई बेसल फंक्शन होता क्या है, ठीक, मैथमेटिकल इसकी इक्वेशन क्या है, ये हमें याद रखनी, क्योंकि इसी की हेल्प से हम वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की जो जनरल इक्वेशन है वहां तक पहुंचेंगे। ठीक, और आगे भी हमें इसकी काफी जरूरत रहेगी। इवन जब पावर कैलकुलेशन करेंगे WBFM की तब भी इसकी जरूरत रहेगी और कई सारी जगहों पे। ठीक, अब इस बेसल फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज है, इस बेसल फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप n की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, अगर n की वैल्यू इंक्रीज कर रही है देन jnx की वैल्यू डिक्रीज करेगी। अगर n इंक्रीज हो रहा है तो jnx की वैल्यू डिक्रीज करेगी। कुछ एक्सेप्शन भी हैं जहां पे n की वैल्यू डिक्रीज सॉरी n की वैल्यू इंक्रीज करने पे jnx की वैल्यू कुछ एक्सेप्शन भी हैं जहां पे n की वैल्यू इंक्रीज करने पे jnx की वैल्यू डिक्रीज नहीं होती है, इंक्रीज हो जाती है। बट हमें उन एक्सेप्शंस पे नहीं जाना है। बेसल फंक्शन का जितना यूज हमारे पास है उस हिसाब से हमारे जहां जहां पे जो नीड है वो इसी प्रॉपर्टी की, और हमें यही याद रखना है कि n अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो jnx की वैल्यू डिक्रीज करेगी। मीनिंग अगर हम j0 ऑफ x निकालें, j1 ऑफ x निकालें, j2 ऑफ x निकालें, ठीक, यहाँ देखो n की वैल्यू इंक्रीज हो रही, 0 से 1 हुई, 1 से 2 हुई, तो j0x लेस देन हो सॉरी ग्रेटर देन होगा j1x के, j1x तुम्हारा ग्रेटर देन होगा j2x। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है jnx की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। ये तुम्हारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई कि अगर j ऑफ माइनस nx की बात करें, यानी n की वैल्यू नेगेटिव अगर हो तो j ऑफ माइनस nx इज इक्वल टू होता है -1 टू द पावर n jnx, -1 टू द पावर n jnx। देन फॉर अगर n की वैल्यू इवन हो, ठीक, -1 का स्क्वायर करोगे तो भी +1 आएगा, -1 की पावर 4 करोगे तो भी +1 आएगा, ठीक। तो अगर n इज इक्वल टू इवन होगा तो उस केस में क्या होगा, j ऑफ माइनस nx इज इक्वल टू j ऑफ nx, j ऑफ माइनस nx इज इक्वल टू j ऑफ nx फॉर n इज इक्वल टू ऑड। अगर n की वैल्यू ऑड होगी तो देखो -1 का क्यूब करके देखो -1 आएगा, -1 की पावर 5 करके देखो -1 आएगा, है ना। तो j ऑफ माइनस एन एक्स किसके बराबर होगा, माइनस j n x। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर समेशन करो तुम n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में किसका, jnx के होल स्क्वायर, ठीक है। n की जितनी भी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में n की हर वैल्यूज का jnx फंक्शन लिखो, उसका स्क्वायर करो, आपस में उनको सम करते जाओ। दैट मीन्स कुछ ऐसा, j ऑफ माइनस इंफिनिटी x, जस्ट अ सेकेंड,
थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बात कर रहे थे कि भाई अगर तुमने समेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जे एन एक्स का होल स्क्वायर लिया, यानी जे ऑफ माइनस इंफिनिटी एक्स का स्क्वायर डॉट 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 जे ऑफ 0 एक्स का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस है, प्लस जे ऑफ 1 एक्स का स्क्वायर एंड सो ऑन जे ऑफ इंफिनिटी एक्स का स्क्वायर। अगर ये करोगे तो ये समेशन जो होगा वो इक्वल टू 1 आएगा। तो जो समेशन है वो इज इक्वल टू 1 रहेगा। ठीक। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है, मे बी फोर्थ प्रॉपर्टी है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जे एन एक्स, जो मैक्सिमम जे एन एक्स होगा वो इक्वल टू 1 आएगा। जे एन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो इक्वल टू 1 आ सकती है। वो कब एग्जिस्ट करेगी? जब n की वैल्यू 0 हो और x की वैल्यू भी 0 हो। n की वैल्यू भी 0 हो, x की वैल्यू भी 0 हो, तो वहां पे जे एन एक्स की वैल्यू, बेसल फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। और इन जनरल जे एन एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होती है। क्लियर? इतनी प्रॉपर्टीज हमें बेसल फंक्शन की याद करनी, ध्यान रखनी है कि अभी जब पावर और बाकी कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे हमें जे एन एक्स की जरूरत पड़ेगी ना। अब आते हैं जनरल एक्सप्रेशन पे। अब WBFM की जनरल एक्सप्रेशन पे जाने के लिए पहले हमें क्या लेना है? जनरल एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की जो हमने जनरल एक्सप्रेशन लिखी थी, AC cos 2 pi FCT प्लस बीटा साइन 2 pi FM, जहां पे हमने अज्यूम किया था कि MT जो हमारा है वो क्या है? AM cos 2 pi FM। ये हमने FM सिग्नल इसमें अज्यूम। एक बात बताओ, क्या हम लोगों ने NBFM और AM का फेजर डायग्राम कंप्लीट किया है? नहीं सर, फेजर डायग्राम आपने कहा था आप आज बताएंगे। अच्छा अच्छा, तो इसको याद रखना, जब हम लोग इधर WBFM कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग फेजर डायग्राम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? ओके सर। हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, ये जनरल इक्वेशन हो गई तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की ना। अब हमें पता है कि यूलर फंक्शन के हिसाब से, यूलर फंक्शन कहता है e की पावर j थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस j sin थीटा। ये सभी लोग मैथ्स में कहीं ना कहीं पढ़ के आए हैं। ठीक। और अगर हम ये कहें कि रियल ऑफ, ये पार्ट तुम्हारा रियल पार्ट है और ये पार्ट तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट, और अगर हम रियल ऑफ e की पावर j थीटा लिख रहे हैं, दैट मीन्स हम क्या लिख रहे हैं? रियल ऑफ e की पावर j थीटा क्या होगा? ये cos थीटा। इसी तरह से अगर हम कहीं पे लिख रहे हैं कि इमेजिनरी ऑफ e की पावर j थीटा, तो वो क्या होगा? sin थीटा। ठीक। इमेजिनरी लगा दिया है तो j अंडरस्टूड। अब ये जो इक्वेशन है
उसको हम एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखना चाह रहे हैं। देखो इसमें स्टेप्स कुछ इस तरीके से हैं। पहले हम इस इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में लिखेंगे, ठीक। फिर इस इक्वेशन के एक पर्टिकुलर पार्ट का हम फोरियर सीरीज यानी एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज यूज करके उसको हम उस फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज के फॉर्म में लिखेंगे, और देन वहां से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे अपनी WBFM की जनरल इक्वेशन। इसको हम एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिखते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एस ऑफ FMT को क्या लिख सकते हैं, रियल ऑफ, इसी को बाहर कर लें, कांस्टेंट है, रियल ऑफ e to the power j 2 pi FCT प्लस बीटा साइन 2 pi FMT। यहाँ देखो ये क्या था, cos थीटा, तो हमने इसको क्या लिख लिया, e to the power j थीटा का रियल पार्ट। ये पूरा टर्म थीटा था ना, तो उस पूरे टर्म को हमने वहां पे j थीटा में यूज कर लिया इस तरीके से। AC रियल e to the power j 2 pi FCT, इसको अलग कर लो, इंटू e to the power j बीटा साइन 2 pi FMT। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहां से हमें फोरियर सीरीज यूज करनी है, ठीक। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना ना। हम कुछ टाइम के लिए इस पार्ट को अभी हम नहीं देख रहे हैं, हम केवल इस पार्ट की बात कर रहे हैं। हम बेसिकली इस पार्ट को अज्यूम कर रहे हैं FT, जैसे FT इज इक्वल टू क्या है, e टू द पावर j बीटा। इसको एक इक्वेशन मान लो कोई, ताकि जब वापस आना हो तो हम इस इक्वेशन पे आ सके। जैसे ये इक्वेशन है 1, और यहाँ पे हमने अज्यूम किया है FT इज इक्वल टू j बीटा साइन 2 पाई FMT। FT इज इक्वल टू हमने अज्यूम किया है e टू द पावर j बीटा साइन 2 पाई FMT। ये जो पार्ट बन के आया, ये इस पूरे पार्ट को हमने FT से रिप्रेजेंट कर लिया है। अब इस फंक्शन FT का हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज निकालेंगे, ठीक। और उसको कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज का जो बन के आएगा उसको हम इस जगह पे पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो मेन काम यहाँ पे जो कैलकुलेशन का वो यही है कि इस टर्म का कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज फाइंड आउट करना। बाकी चीजें तो नॉर्मल है। अब देखो ये जो फंक्शन है FT, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड t इज इक्वल टू 1/fm, ठीक। चाहो तो तुम इसको इस चीज से चेक भी कर सकते हो। हमें पता है कि पीरियोडिक सिग्नल में ht प्लस कैपिटल T इज इक्वल टू होता है ht, ठीक। इस इक्वेशन में पुट करके देखना, इसकी वैल्यू xt के ही बराबर आएगी। यहाँ पे कैपिटल T इज इक्वल टू 1/fm। चाहो तो इसको खुद से परफॉर्म करके चेक कर सकते हो कि हाँ पीरियोडिक है कि नहीं। नाउ अब हमें पता है कि भाई जो फोरियर सीरीज है वो हम केवल पीरियोडिक सिग्नल पे ही लगा सकते हैं। दैट मींस इस पे हम फोरियर सीरीज अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारी फोरियर सीरीज क्या कहती है कि अगर किसी फंक्शन FT को कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज में लिखना, तो FT इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी Cn e टू द पावर j n 2 pi f0t, ठीक। जहां पे ये f0 तुम्हारे FT सिग्नल, जिस सिग्नल को तुम लिख रहे हो इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सीरीज, उसकी उसी की फ्रीक्वेंसी है बेसिकली। उसी अगर यहाँ पे f0 की बात करें तो f0 इज इक्वल टू क्या है, इस मैसेज सिग्नल f जो भी तुम्हारा सिग्नल जिसका तुम एक्सपोनेंशियल सीरीज फाइंड आउट कर रहे हो,
उसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, यानी इनवर्स ऑफ उसका टाइम पीरियड। इन जनरल जब हम कॉम्प्लेक्स सीरीज पढ़ रहे होते हैं सिग्नल में, तब हम फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करते, तो हम सिंपल कहते हैं कि इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। ठीक। और यहाँ पे जो Cn की वैल्यू है वो क्या है, 1/t। यहाँ पे t कुछ और नहीं, तुम्हारे मैसेज सिग्नल, तुम्हारे जिस सिग्नल का हम एक्सपोनेंशियल सिग्नल, जिस सिग्नल का हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसी का पीरियड। ठीक है, तो 1/t माइनस t/2 टू t/2 फंक्शन जिसका तुम्हें Cn निकालना है, e टू द पावर माइनस j 2 pi f0t। इन दोनों इक्वेशन को पहचान रहे हैं? देखा तो जरूर होगा पिछली बार, नेटवर्क्स में भी दिखाई दिया होगा, मैथ्स में भी दिखाई दिया होगा ना। अगर ये दो इक्वेशंस तुम्हें याद है तो उसके बाद काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। रीजन कि बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करनी है। ठीक ना। अब सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इस Cn को फाइंड आउट करना। तभी तो हम इसको जो हमारे पास फंक्शन है ft, इस फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज में तभी लिख पाएंगे, ठीक, जब हमें Cn की वैल्यू पता होगी। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, Cn को फाइंड आउट करना। Cn को फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ft की जगह पे ये पूरा टर्म लिख दें, f0 की जगह पे हम fm यूज करेंगे। ठीक, तो अब ये Cn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/t का मतलब क्या है, 1/1/fm। ये क्या हो गया, माइनस 1/2fm, ये हो गया 1/2fm। ठीक, 1/t/2 था, t की जगह पे 1/fm रखा तो 1/2fm हो गया। अब ft की जगह पे क्या रख रहे हैं, e टू द पावर j बीटा साइन 2 pi fm t इंटू e टू द पावर माइनस j 2 pi fm t dt। इतने में किसी को कहीं कोई डाउट? नो सर। अगर कोई डाउट नहीं है तो अब लेट अस अज्यूम 2 pi fm t इज इक्वल टू थीटा है। लेट 2 pi fm t इज इक्वल टू थीटा है। ठीक, तो अब डी थीटा अपॉन डी टी अगर हम निकालें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 pi fm। या ये कहें कि डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम सिंपली ये करना चाह रहे हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन की लिमिट्स और इसका जो ये dt है जिसके रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेशन हो रहा है, वो हम चेंज करना चाह रहे हैं। उसके लिए हमने क्या किया, पूरे 2 pi fmt को, ये जो इतना पार्ट है, इस पार्ट को एक पर्टिकुलर कांस्टेंट थीटा मान लिया। ठीक, ये जो चीजें हमने की है, एक्चुअल में कर इसलिए रहे हैं ताकि हम इस फंक्शन को बेसल फंक्शन के तरह से दिखा सके, मीनिंग इस फंक्शन को किस तरह से बेसल फंक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए हमने ये 2 pi fmt को थीटा अज्यूम किया है। ठीक, तो dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d थीटा ऑन 2 pi fm ना। अब लिमिट्स भी चेंज होंगी, 1/2fm है और माइनस 1/2fm है। तो जब t इज इक्वल टू 1/2fm है तो उस टाइम पे थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 pi fm into 1/2fm, that is 2 pi, sorry, that is pi। एंड सेकेंड जब t इज इक्वल टू माइनस 1/2fm होगा
तो थीटा इज इक्वल टू होगा माइनस पाई। हमने सिंपली क्या किया है, 2 पाई एफ एम टी को थीटा मान लिया है, देन डी टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली इन टर्म्स ऑफ थीटा, और जो लिमिट्स चेंज होनी है वो हमने फाइंड आउट कर, ताकि हम सी एन की जो ये वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं उसको हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिख सके। सी एन इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ एम, यहाँ देखो 1/1 एफ एम था, ये एफ एम, लिमिट्स क्या हो गई माइनस पाई से पाई, ई टू द पावर जे बीटा साइन, इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे थीटा, बीटा इंटू साइन थीटा, जे बीटा साइन थीटा इंटू ई टू द पावर माइनस जे, ये 2 पाई एफ एम टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं थीटा, तो ई टू द पावर माइनस जे थीटा, ई टू द पावर माइनस जे थीटा, dt की जगह पे क्या लिखेंगे डी थीटा अपॉन 2 पाई एफ एम, ये 2 पाई एफ एम कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एफ एम अपॉन 2 पाई एफ एम इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई ई टू द पावर जे, इसको दोनों को एक साथ लिख रहे हैं, बीटा साइन थीटा माइनस एक करेक्शन है यहाँ पे हमने n मिसिंग कर दिया था, ये एन एफ नॉट होता है, माइनस जे 2 पाई एन एफ नॉट टी, यहाँ पे n भी होता है इक्वेशन, सी एन की इक्वेशन में यहाँ पे n भी होता है, ठीक है, इसको सही कर लेना, सी एन की इक्वेशन में यहाँ पे n भी होता है, 2 पाई एफ एम टी इंटू एन टी, तो ये यहाँ पे क्या आएगा n इंटू थीटा, ठीक, तो ये हो जाएगा बीटा साइन थीटा इंटू माइनस एन थीटा डी थीटा, एफ एम से एफ एम कैंसिल, तो सी एन इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई ई टू द पावर जे बीटा साइन थीटा माइनस एन थीटा डी। अब इसको ध्यान से देखो, तो क्या जो हमने बेसल फंक्शन अभी डिस्कस किया था, क्या ये उससे सिमिलर नहीं है, सिमिलर है, और वहां चेंजेस क्या है, वहां जहां पे हमने x बताया था, x की जगह पे क्या है बीटा, और n की जगह पे अभी भी n है, x की जगह पे बीटा आ गया है, तो मीनिंग सी एन इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं j ऑफ n बीटा, और यहाँ पे बीटा कुछ और नहीं मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, यहाँ पे बीटा कुछ और नहीं मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, क्लियर, यहां तक में किसी को कोई डाउट, सी एन इज इक्वल टू जे एन बीटा, ठीक है ना, अब हमारे पास सी एन की ये वैल्यू मिल गई है, अब उस सी एन की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके इस इक्वेशन में, जैसे ये इक्वेशन तुम्हारी 2, इस इक्वेशन में पुट करके हम इस एफ टी फंक्शन का, यानी इस पूरे फंक्शन का हम क्या निकाल रहे हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एफ टी इज इक्वल टू
समेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक, फिर था Cn, तो Cn की जगह पे क्या आ जाएगा, Jn बीटा e टू द पावर j 2 पाई n fm। ये एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, e टू द पावर j बीटा साइन 2 पाई fm t। ठीक, अब अगेन हम इक्वेशन 1 जो हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की जो जनरल इक्वेशन थी, उसको हमने रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर j 2 पाई fct e टू द पावर j बीटा साइन 2 पाई fmt में लिखा था। उस इक्वेशन पे इसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। SFMT इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन माइनस सॉरी SFMT इज इक्वल टू क्या होगा, AC रियल e टू द पावर j 2 पाई fct थी इनटू ये पूरा टर्म था। तो इस टर्म की जगह पे ये पूरी इक्वेशन यहाँ पे हम लिख देंगे, समेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी jn बीटा e टू द पावर j 2 पाई n fm। अब देखो ये वाला जो टर्म है इसमें n की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये एक तरह से इस समेशन के लिए ये टर्म कांस्टेंट हो गया, इजीली इसको हम अंदर भेज सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, AC रियल समेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी jn बीटा। ठीक, दोनों एक्सपोनेंशियल को हम एक साथ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, और इसमें क्योंकि n का कोई टर्म नहीं है, दैट इज वाई हम इसको समेशन के अंदर ले जा पाएंगे। ठीक है, e टू द पावर j 2 पाई n fmt प्लस j 2 पाई fct। ठीक, अब अगेन ये जो रियल ऑफ वाला टर्म लगा रखा है इसको हम रिमूव कर रहे हैं, यानी रियल ऑफ e टू द पावर दिस। ठीक, इस एक्सपोनेंशियल टर्म की बात हो रही है, इस एक्सपोनेंशियल टर्म को वापस हम कॉस के फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इनका कोई ये ऑलरेडी रियल क्वांटिटीज है, ये jn बीटा है, ये ऑलरेडी एक रियल क्वांटिटी है। ठीक, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बाहर वाले रियल के लगे होने से। तो ये क्या हो गया, AC समेशन n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी jn बीटा हम करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे पुट करते हैं। बस FMT इज इक्वल टू क्या हो गया, AC समेशन n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी jn बीटा, याद रखो e टू द पावर j और ये पूरा थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये पूरा एक साथ यहाँ पे ये एक और j नहीं रहेगा क्योंकि हम लोगों ने ब्रैकेट के बाहर एक j लगा रखा है। ठीक है, पूरे में j कॉमन रखा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई nfmt प्लस 2 पाई fct। ये तुम्हारा क्या है, थीटा है, तो ये क्या आएगा, कॉस थीटा, कॉस 2 पाई